तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है ससुराल क्या छोड़ा, अनुशासन भी छूट गया। मान्यता, तुम्हारी यह बात को अनसुना करने की आदत बहुत बुरी है। कितने दिनों से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि दिवाली पर तुम्हारा कोई विशेष प्रोग्राम तो नहीं है, पर तुम हो कि हर बार बात को टाल जाती हो। माँ बाबूजी का कितनी बार फ़ोन आ चुका है। वह चाहते हैं इस बार दिवाली पर सारा परिवार साथ हो। मुझे जल्दी जवाब दो। टिकट की भी व्यवस्था करनी है। तुम्हें जाना है या नहीं? सुनकर मान्यता चिढ़ गई, जैसे उसकी हाँ ना से कोई फर्क पड़ता हो। अब मान्यता क्या कहे। जिस ससुराल से वह पीछा छुड़ाकर यहाँ आ बैठी है, वापस वहाँ नहीं जाना चाहती। शादी के 3 साल बाद बड़ी मुश्किल से तो राहुल उसे अपने साथ लाने को तैयार हुआ था। कितने तर्क दिए थे उसने, तब जाकर वह राज़ी हुआ था। मान्यता वैसे तो घर की छोटी बहू है, पर उसका पति राहुल माता पिता का कुछ ज़्यादा ही आज्ञाकारी है। उसकी यही बात मान्यता को पसंद नहीं है। अब उसके दोनों बड़े भाई अपनी पत्नियों को अपने साथ ले जा सकते हैं, तो वह ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्या वे दोनों केवल राहुल के माता पिता हैं? बड़े भाइयों का उनके प्रति कोई फर्ज नहीं बनता। कभी कभार तीज त्योहारों के अवसर पर घर आ जाते हैं, तब भी दोनों जेठानियाँ घर में मेहमानों की तरह रहती हैं। मजाल है जो किसी काम को हाथ लगा दे। सासू माँ से काम करने के लिए कहना आफत मोल लेने के समान है। ऐसा नहीं है कि वह काम में सहायता नहीं करेंगी, पर करें तो तब जब कोई उन्हें करने दे। खुद राहुल ही उसे 4 बातें सुना देता है कि इस उम्र में तुम मेरी माँ से काम करवा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और फिर बिना वजह का झगड़ा। सोचकर ही मान्यता का मन खट्टा हो गया। वह जानती है उसे दिवाली पर क्यों बुलाया जा रहा है। त्योहार पर काम करने के लिए नौकरानी भी तो चाहिए। बड़े बेटे बहुओं के सामने तो उसके सास ससुर की जुबान नहीं खुलती, पर राहुल के कान भरना उन्हें अच्छे से आता है। काम वह करे और मज़े उड़ाएं जेठानियाँ, बस बहुत हो गया। बहुत ले ली उन्होंने मौज। अब वह उनकी और चाकरी नहीं करेगी। अगर वह राहुल को साफ साफ मना करेगी तो वह नाराज़ हो जाएगा। क्या करे जो उसे इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। तभी उसे एक उपाय सूझा। कुछ दिनों से उसे बदहाज़मी की शिकायत हो रही थी। यह उसकी प्रवृत्ति थी। जैसे ही मौसम बदलना शुरू होता और घर में गोभी आनी शुरू होती, उसे यह शिकायत हो जाती। ससुराल में तो 2 सब्जियां बनानी पड़ती, तो उसके पास ऑप्शन रहता और वह गोभी के अलावा दूसरी सब्जी खा लेती। पर यहाँ आलस के चलते वह एक ही सब्जी बनाती है, और क्योंकि गोभी राहुल की पसंदीदा सब्जी है, हफ्ते में लगभग 3 बार तो वह यह सब्जी बना ही देती है। आज सुबह ही उसने राहुल के लिए गोभी के पराठे बनाए थे। उसने भी थोड़ा खा लिया था। तभी से उसका मन खराब था और वह भागते हुए बाथरूम में पहुंची। उसे इस तरह से उल्टियां करता देख राहुल परेशान हो गया और बोला, तुम्हारी तबीयत खराब है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। रुको, मैं अभी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता हूँ। मान्यता ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और मुस्कुराते हुए बोली, यह कोई बीमारी नहीं है, यह तो खुशखबरी है। राहुल बोला, कैसी खुशखबरी? वह बोली, तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो, समझे नहीं? तुम पिता बनने वाले हो। यह सुनकर राहुल ने खुशी से उसे गोद में उठा लिया और गोल गोल घुमाने लगा। वह बोला, तुम तो छुपी रुस्तम निकली। इतनी बड़ी बात तुमने अब तक मुझसे छुपा कर रखी थी। मैं अभी माँ बाबूजी को फ़ोन करता हूँ। यह खबर सुनकर वह बहुत खुश होंगे। मान्यता बोली, रुको रुको, इन मामलों में जल्दबाजी अच्छी नहीं। तुम तो जानते हो, इससे पहले भी मैं प्रेग्नेंट हुई थी। पर राहुल उसके कहने का तात्पर्य समझ गया। मान्यता बोली, मैं नहीं चाहती कि माँ पिताजी को फिर से दुख पहुँचे। याद है ना तुम्हें,
पिछली बार उन्होंने 2 दिन तक खाना भी नहीं खाया था। राहुल बोला, तो क्या हम इतनी बड़ी खुशखबरी उनसे छुपा कर रखेंगे? मान्यता बोली, नहीं, सही समय आने पर उन्हें बता देंगे। अभी तो कुछ दिन हुए हैं और पिछले मिसकैरेज के कारण उन्हें कितना दुख हुआ था यह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जब कुछ और समय बीत जाएगा और सब कुछ सही रहेगा तो उन्हें बता देंगे। अभी इतनी जल्दी बताने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पिछली बार की तरह कुछ गड़बड़ हो गई तो बिना वजह वे दुखी होंगे। बस इसीलिए मना कर रही हूँ। मैं जानती थी जैसे ही तुम्हें इस बारे में पता चलेगा तुम तुरंत उन्हें बता दोगे। बस इसीलिए तुमसे यह बात छुपाई। अब तुम ही बताओ, ऐसी हालत में ट्रेन का लंबा सफ़र तय करके मैं कैसे वहाँ जा सकती हूँ? और माँ जी की पारखी नज़रों को तो तुम जानते ही हो। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं उम्मीद से हूँ तो वह तो मुझे बेड से नीचे कदम भी नहीं रखने देंगी और मेरे होते हुए माँ काम करे, यह मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? तुम्हारी भाभीयों को तो तुम जानते ही हो। मेरे रहते तो वह पानी का गिलास भी इधर से उधर नहीं उठाकर रखती। राहुल सोचते हुए बोला, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। तो फिर तुम ही बताओ, माँ बाबूजी से क्या कहूँ? मान्यता यह सुनकर खुश हो गई और अपनी खुशी छुपाते हुए उदासी के साथ बोली, कहना क्या है, बोल दो। तुम्हें छुट्टी नहीं मिल रही, इस कारण हम नहीं आ सकते। राहुल बोला, अगर माँ बोली कि बहू को भेज दो फिर? मान्यता बोली, तो तुम कह देना। अगर मान्यता को भेज दिया तो यहाँ मेरे खाने पीने की व्यवस्था कौन देखेगा? और दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर क्या मैं घर में अकेला रहूँगा? मुझे लगता है माँ तुम्हारी बात समझ जाएगी और तुम्हें वहाँ आने के लिए मजबूर नहीं करेगी। मान्यता ने अपनी बात समाप्त की और एक गहरी दृष्टि राहुल पर डाली जो कुछ उलझन में नजर आ रहा था। उसे लगा राहुल के बस की यह बात नहीं है। वह बोली, आप रहने दीजिए, माँ से मैं खुद बात कर लूँगी। यह सुनकर राहुल को कुछ राहत मिली। मान्यता बोली, अगर आपके पास माँ का फ़ोन आए तो आपको वही कहना है जो मैंने आपको समझाया है। मैं भी उनसे यही कहने वाली हूँ। तुम कुछ और मत कह देना, कहीं मुझे उनके सामने झूठा बना दो। राहुल बोला, ठीक है। अगले दिन मान्यता ने सास के पास फ़ोन करके अपनी असमर्थता जताते हुए न आने के लिए माफ़ी भी मांग ली। सास कुछ निराश तो हुई पर नौकरी भी ज़रूरी है यह वह अच्छे से जानती है और बहू को कुछ ज़रूरी दिशा निर्देश दिए कि उसे किस तरह से दिवाली की तैयारियां करनी है। मन को उदास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बार ना सही अगली दिवाली हम सभी साथ मनाएंगे। मान्यता बहुत खुश थी कि चलो उसका पीछा छुटा। उसने दिवाली के लिए वैसा कुछ भी नहीं किया जो सास ने बताया था। किराए के मकान में रहते हुए क्यों वह साफ सफाई करके अपनी कमर तोड़वाए। इधर जब उसकी कामचोर जेठानियों को पता चला कि इस बार छोटी दिवाली पर नहीं आ रही और उन्हें सारा काम करना पड़ेगा, दोनों ने दिवाली पर आना कैंसिल कर दिया। अब मान्यता के सास ससुर ने सोचा, अगर बच्चे हमारे पास नहीं आ पा रहे तो क्यों ना हम ही उनके पास चले। बड़ी बहुओं के पास जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था क्योंकि दोनों जानते थे कि उन्हें वहां देखकर कोई खुश नहीं होगा। तो माता पिता ने राहुल के पास आने का निर्णय किया क्योंकि राहुल उनका लाडला बेटा भी था और उनका आज्ञाकारी भी। उन्हें भी उत्सुकता थी कि देखे तो सही बेटे बहू की गृहस्थी ठीक से जमी भी है या नहीं। माता पिता होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि बच्चों की घर गृहस्थी को ठीक से जमाने में उनकी सहायता करें और यदि कोई समस्या हो तो अपने अनुभव से उसे हल करें। दोनों ने मिलकर दिवाली की शॉपिंग की और उपहार और मिठाइयाँ लेकर पहुँच गए बच्चों के पास। सास तो फ़ोन करके यह बात मान्यता को बताना चाहती थी पर पति ने उन्हें रोक दिया और बोले, क्यों ना बच्चों को इस बार हम सरप्राइज़ दें। संडे का दिन था। मान्यता और राहुल कुछ देर पहले ही सोकर उठे थे। आज
छुट्टी थी तो दोनों देर से उठे थे। नाश्ते का समय निकल चुका था। अब मान्यता सीधा लंच बनाने वाली थी। जब से राहुल को पता चला था कि मान्यता उम्मीद से है, वह घर के कामों में उसकी सहायता करने लगा था और भारी वस्तुएं तो बिल्कुल भी नहीं उठाने देता था। मान्यता ने वॉशिंग मशीन लगाकर कपड़े धो दिए थे और राहुल कपड़ों की बाल्टी उठाए उन्हें छत पर सुखाने के लिए ले जा रहा था कि तभी डोरबेल बजी। राहुल ने इसी अवस्था में दरवाज़ा खोल दिया क्योंकि उनके यहाँ वैसे तो कोई नहीं आता था। यही सोचकर कि इस समय कौन आया होगा, उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो सामने माँ बाबूजी को देखकर हैरान रह गया। वे दोनों भी बेटे के हाथ में कपड़ों की बाल्टी देखकर हैरान थे। कौन आया है कहते हुए मान्यता भी रसोई से बाहर आई तो सामने सास ससुर को देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने पारदर्शी नाइटी पहनी हुई थी और ना ही उसके पास चुन्नी थी। वह तुरंत कमरे में गई और जल्दी से सलवार सूट पहनकर सर पर पल्लू करके सास ससुर के सामने आई। तब तक राहुल ने माता पिता को बैठाया और उनके लिए पानी ले आया। राहुल बोला, आप दोनों ने यहाँ आकर सच में हमें सरप्राइज कर दिया। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि आप यहाँ आ जाएंगे। मान्यता ने आगे बढ़कर सास ससुर के पैर छुए तो सास ने ताना देते हुए कहा, बेटा सबसे बड़ा सरप्राइज तो तुमने हमें दिया है। क्यों बहू, तुमने यहाँ आते ही मेरे बेटे को नौकर बना दिया। यह सुनकर राहुल और मान्यता कुछ नहीं बोल पाए। सास आगे बोली, बहू तुम तो यहाँ आकर बिल्कुल बिगड़ गई लगती हो। अभी तुमने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे? तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है तुम अभी अभी जगी हो। लगता है ससुराल छोड़ते ही अनुशासन भी छूट गया। पहले तो हम यहाँ केवल कुछ दिनों के लिए आए थे, पर अब लगता है तुम्हें फिर से अनुशासन सिखाने के लिए हमें यहाँ काफ़ी लंबे समय तक रुकना होगा। सास की यह बात सुनकर मान्यता की सांसें अटक गई। उसका फेंका हुआ पासा उसी पर उल्टा पड़ गया था। उसे लगा अब उसकी आज़ादी छिन चुकी है। कहाँ वह सास ससुर से पीछा छुड़ा रही थी और अब ना जाने उसे कितने दिन तक उनके साथ रहना होगा। वह सोचने लगी, बड़े बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है, झूठ की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती। सासू माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, कहाँ खो गई बहू? मैं तो मजाक कर रही थी। हम तो यहाँ केवल खुशियाँ बांटने आए हैं, तुम्हारी आज़ादी को बांधने नहीं। चिंता मत करो, दिवाली के बाद हम लौट जाएंगे। वापसी की टिकट करा कर आए हैं। सास की बात सुनकर मान्यता शर्मिंदा हुई। उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और बोली, बेटी चाहे कुछ भी पहनो पर अपनी मर्यादा में रहो। क्या तुम इस तरह के कपड़ों में किसी के सामने जा सकती थी? आज़ादी का मतलब यह नहीं कि हम अपनी मर्यादा और संस्कृति भूल जाएं। मान्यता को अपनी भूल समझ आ चुकी थी। उसने सास ससुर से माफ़ी मांगी। जब राहुल ने उन्हें मान्यता की प्रेगनेंसी के बारे में बताया तो दोनों बहुत खुश हुए और उसे आशीर्वाद देने लगे। मान्यता का मन आत्मग्लानि से भर गया क्योंकि सच्चाई तो केवल वही जानती है। उसने ज़िंदगी में फिर कभी झूठ का सहारा ना लेने का संकल्प किया और इस झूठ को सच में जल्दी ही परिवर्तित करने की ईश्वर से प्रार्थना की। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।